दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि वो मगरमच्छ की औलाद हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये उनका ईमान है, उनकी पहचान है। वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को अपना बुजुर्ग मानते हैं, अपना दादा मानते हैं। और इस मुल्क की जमीन लिटरली जब आप मैप पर देखते हैं, उस एक जानवर का जिस्म है जो पानी में छुपता है, आंखों से ओझल रहता है और कभी भी वार कर सकता है। बिल्कुल उस मुल्क की तरह जो दुनिया की नजर से ओझल है, लेकिन अंदर से इतना गहरा, इतना अजीब, इतना खूबसूरत है कि अगर आपने इसको एक बार जाना तो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मुल्क है टीमोर लेस्टे, जिसे दुनिया ईस्ट टीमोर के नाम से भी जानती है। 21वीं सदी का पहला नया आजाद मुल्क, इतना नया कि अभी बचपन में है, लेकिन इतना गहरा कि इसके जख्म सदियों पुराने हैं, इतना खूबसूरत कि इसको देख के आंखें भर आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल जनूब में एक छोटी सी आइलैंड पर बसा ये मुल्क इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। टीमोर आइलैंड का आधा हिस्सा ईस्ट टीमोर का है और आधा इंडोनेशिया का। ये एक कोस्टल नेशन है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ। शिमाल में बांडा सी है और जनूब में टीमोर सी। इसके साथ साथ इसके पास एक अनोखा इलाका भी है जिसका नाम ओकेसे है। ये इंडोनेशिया के अंदर घुसा हुआ एक टीमोरीज इलाका है, बिल्कुल जैसे किसी के घर के अंदर एक और छोटा घर हो। इसके अलावा अताउरो आइलैंड है, जैको आइलैंड है, ये दोनों इस मुल्क का हिस्सा हैं। कुल रुकबा तकरीबन 14,874 स्क्वायर किलोमीटर है। कनेटिकट स्टेट से थोड़ा बड़ा, आबादी तकरीबन 15 लाख। छोटा मुल्क लेकिन बड़ा दिल। इसका पूरा सरकारी नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टीमोर लेस्टे, और टीमोर लेस्टे का मतलब है ईस्ट ईस्ट। हाँ, बिल्कुल यही। टीमोर मले में मशरिक यानी ईस्ट को कहते हैं और लेस्टे का मतलब पोर्चुगीज में ईस्ट है। तो इस मुल्क का नाम लिटरली है ईस्ट ईस्ट। तारीख की बात करें तो ये मुल्क कोई कल का नहीं, ये 35,000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने टिमोर ईस्टे के मशरिक में टुटुआला के पास कदीमी गारों में नियोलिथिक जमाने के आसार ढूंढे हैं। 35,000 साल। जब यूरोप में अभी इंसान केवमैन थे, टिमोर की जमीन पर लोग रहते थे, शिकार करते थे, अपनी जबानें बोलते थे। फिर सेंचुरीज गुजरी, कबीले आए, ऑस्ट्रोनेशियन और मेलेनेशियन लोग आए और इन सब ने मिलकर एक ऐसी सकाफत बनाई जो अभी भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। फिर 16वीं सदी में पोर्चुगीज आए, चंदन की लकड़ी की वजह से। यहां चंदन बहुत था, दुनिया की सबसे कीमती खुशबू वाली लकड़ी। पोर्चुगीज ने इस आइलैंड पर अपनी नजर जमा ली और 1515 के लगभग यहां अपना कदम रख दिया। 450 साल तक ये आइलैंड पोर्चुगीज हुकूमत में रही। मजहब बदला, कैथोलिज्म आई, जुबान बदली, पोर्चुगीज की गूंज गलियों में फैली। आर्किटेक्चर बदला, शहर नए अंदाज से बने, कॉफी के बाग लगाए गए और एक नए टीमोर की बुनियाद रखी गई जो ना पूरी तरह पोर्चुगीज था, ना पूरी तरह इंडिजिनस, बल्कि दोनों का एक हैरत अंगेज संगम। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आई। 1940 में जापान ने टीमोर पर कब्जा कर लिया। एलाइड फोर्सेस ने वहां जंग की और इस जंग में तकरीबन 40,000 टीमोरी सिविलियंस जान से गए। एक छोटी से जजीरे का इतना बड़ा खून। जब जंग खत्म हुई, पोर्चुगीज वापस आए, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। 1974 में पुर्तगाल में खुद एक इनकलाब आया, कार्नेशन रेवोल्यूशन। पुर्तगाल की हुकूमत पलट गई और उन्होंने फैसला किया कि अपनी तमाम कॉलोनीज को आजाद कर देंगे। 28 नवंबर 1975 को ईस्ट टिमोर ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। फ्रेटिलिन पार्टी ने हुकूमत संभाली और कहा कि यह मुल्क अब आजाद है। सिर्फ 9 दिन ही आजाद रह सका यह मुल्क, क्योंकि 7 दिसंबर 1975 को इंडोनेशिया की फौज आ गई। सुहार्तो की हुकूमत ने कह दिया कि कम्युनिस्ट ईस्ट टिमोर उनके लिए खतरा है और टैंक्स और प्लेन्स के साथ दिल्ली में घुस गई। ये इन्वेजन इंटरनेशनली यूएन ने कंडेम किया, लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि कोल्ड वॉर था और इंडोनेशिया एक स्ट्रेटेजिक एलाई था। तो एक छोटा सा मुल्क बिला वजह 24 साल के लिए कैद हो गया। ये 24 साल कैसे गुजरे, आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 2 लाख टिमोरीज मारे गए इन 24 सालों में, बीमारी से, भूख से, टॉर्चर से। इस मुल्क की कुल आबादी ही उस वक्त तकरीबन 6 से 7 लाख थी। यानी हर तीसरे या चौथे इंसान ने अपना घर, अपना खानदान, अपनी जान खोई। लेकिन टिमोरीज लड़ते रहे। और फिर एक इंसान आया जो रेजिस्टेंस का चेहरा बना, जनाना गुस्माओ, एक ऐसी जात जिसका नाम टिमोरीज घरों में इज्जत के साथ लिया जाता है। वो फ्रेटिलिन की फौज का कमांडर बना और रेजिस्टेंस का लीडर। वो पहाड़ों में छुप के लड़ता रहा, दुनिया को बताता रहा कि टिमोर में क्या हो रहा है। 1992 में इंडोनेशिया ने उसको पकड़ लिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन ये इंसान जेल से भी लड़ता रहा, खत लिखता रहा, आवाज उठाता रहा। गुस्माओ के बारे में एक बात मशहूर है। जब जोजे रामोस होर्ता को नोबेल पीस प्राइज मिला तो रामोस होर्ता ने खुद कहा कि यह प्राइज जनाना को जाना चाहिए था।
जोजे रामोस होर्ता दूसरा बड़ा नाम है टिमोर की आजादी की दास्तान में। वो 1975 में सिर्फ 25 साल का थे जब इंडोनेशिया ने कब्जा किया। वो मुल्क छोड़कर निकल गया, लेकिन भागा नहीं, बल्कि दुनिया भर में टिमोर की आवाज बनने के लिए निकल गया। 20 साल एग्जाइल में उसने अपनी जिंदगी इस एक मिशन पर लगा दी कि दुनिया को टिमोर के बारे में पता चले। 1996 में उन्हें बिशप कार्लोस बेलो के साथ नोबेल पीस प्राइज मिला। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 12 नवंबर 1991 को, सैंटा क्रूज मैसेकर। दिल्ली के सैंटा क्रूज कब्रिस्तान में एक नौजवान का जनाजा था जिसे इंडोनेशियन फौजियों ने कुछ दिन पहले मारा था। सैकड़ों लोग, ज्यादातर नौजवान स्टूडेंट्स, जनाजे में शामिल होने आए और इंडोनेशियन फौजी वहां पहुंच गए और उन्होंने बिना वार्निंग के गोली चलाना शुरू कर दिया। 280 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए। लेकिन इस दिन जो अलग हुआ वो ये था कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मैक्स टॉल ने सीक्रेटली ये पूरा कत्लेआम कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया और वो फुटेज दुनिया भर में फैल गई। CNN ने दिखाई, BBC ने दिखाई। दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि टिमोर में क्या हो रहा है। और ये वो लम्हा था जिसने टिमोर की आजादी की तहरीक को दुनिया भर की हिमायत मिली। 1999 में इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इंडोनेशिया ने एक UN स्पॉन्सर्ड रेफरेंडम की इजाजत दी। 30 अगस्त 1999 को टिमोरीज लोगों से पूछा गया, आजादी चाहिए या नहीं। 78.5% लोगों ने हां कह दी। लेकिन प्रो इंडोनेशियन मिलिशियाज ने इसके जवाब में तशद्दुद किया, घर जलाए, लोगों को मारा, दिल्ली को तबाह किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की लीड में इंटरफेट पीस कीपिंग फोर्स आई और ऑर्डर रिस्टोर किया। और 20 मई 2002 को आखिरकार टिमोर लेस्टे दुनिया का एक नया आजाद मुल्क बना। ज़नाना गुस्माओ इस मुल्क के पहले प्रेसिडेंट बने। ये इंसान जेल से निकला और मुल्क की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा। और जोजे रामोस होर्टा, वो कभी प्राइम मिनिस्टर बना, कभी प्रेसिडेंट। और 2008 में रेबल फौजियों ने उन्हें उनके घर पर गोली मारी। एक गोली उनके पेट में लगी, वो जिंदा बचे, ऑस्ट्रेलिया में इलाज हुआ और वापस आकर अपना काम करते रहे। अब बात करते हैं इस मुल्क के दिल, दिल्ली की। ये कैपिटल सिटी टिमोर आइलैंड के शिमाली साहिल पर बसा हुआ है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो पहली चीज जो नजर आती है वो है गहरा नीला समुंदर और इसके पीछे हरी पहाड़ियां। एक ऐसा नजारा जो सिर्फ दिल्ली में मिलता है। और गलियों में चलो तो एक अजीब सा महसूस होता है। पोर्चुगीज बिल्डिंग्स हैं, इंडोनेशियन अंदाज की दुकानें हैं, कैथोलिक चर्च हैं और बीच बीच में वो नई इमारतें हैं जो एक मुल्क अपनी नई जिंदगी के लिए बना रहा है। दिल्ली वो जगह है जहां दर्द और उम्मीद एक ही राह पर साथ साथ चलते हैं। दिल्ली में सबसे पहले क्रिस्टो रे दे दिल्ली देखें। शहर के मशरिक में एक पहाड़ी पर 27 मीटर ऊंचा क्रिस्ट का एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा है जो 1996 में इंडोनेशिया ने तोहफे के तौर पर दिया था। हाँ, उसी इंडोनेशिया ने जो 24 साल कब्जा किए रहा। 570 सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। हर सीढ़ी एक कदम है आजादी की तरफ। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो जो नजारा मिलता है, गहरा नीला समुंदर, हरी पहाड़ियां, छोटी गलियां, आप भूल ही जाते हैं कि कितनी सीढ़ियां चढ़ के थक के यहां पहुंचे थे। बस सीनरी याद रहती है। टिमोरीज रेजिस्टेंस म्यूजियम दिल्ली का वो दरवाजा है जो आपको 24 साल की तारीख में ले जाता है। 1975 से 2002 तक की लड़ाई, कब्जा, जुल्म और हिम्मत, सब कुछ यहां जिंदा है। तस्वीरें बोलती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपनी कहानी सुनाते हैं, दीवारें नम आंखों से तकती हैं। और इसके करीब है चेगा एग्जीबिशन, एक पुरानी कैदगाह जो म्यूजियम बन गई। चेगा का मतलब पोर्चुगीज में है बहुत हो गया, और सिर्फ इस नाम में इस जगह की तमाम कहानी है। यहां जाना सिर्फ देखना नहीं, यहां जाना महसूस करना है। दिल्ली का वाटरफ्रंट शाम के वक्त एक अलग दुनिया दिखाता है। जब सूरज बांडा सी में डूबता है तो आसमान नारंगी, लाल, फिर नीला हो जाता है और पानी पर उस रोशनी का अक्स एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसे कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता। सिर्फ आंखें कर सकती हैं, सिर्फ दिल याद रख सकता है। और इस वाटरफ्रंट के पास टाइस मार्केट है जहां हाथ से बुना हुआ ट्रेडिशनल कपड़ा मिलता है। हर डिजाइन में एक कबीले की पहचान है, हर रंग में एक सदी की कहानी। ये एक ऐसी चीज है जो आप घर ले जा सकें और हमेशा याद रहे। दिल्ली के करीब आर्या ब्रांका बीच भी है जहां शाम को फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, बच्चे खेलते हैं और उस मंजर में कुछ ऐसा होता है जो आपका दिल रोक लेता है। दिल्ली के बाद इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बाकाओ, और बाकाओ में वक्त थमा हुआ लगता है। यहां पोर्चुगीज जमाने की इमारतें अभी भी खड़ी हैं। उनका रंग उतर चुका है, दीवारों पर दरारें हैं, लेकिन वो खड़ी हैं जैसे वक्त को चैलेंज दे रही हों। ओल्ड टाउन पोर्चुगीज जमाने में बनाया गया था। पास्टेल रंग की इमारतें, कोबलस्टोन गलियां और एक पुराना स्विमिंग पूल जो अभी भी इस्तेमाल में है। स्वाई एक ऐसा शहर है जिसके नाम के साथ दर्द है। 1999 में जब इंडोनेशियन फौजी वापस जा रहे थे, यहां के चर्च में सैकड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ। एक ऐसी यादगार जो इस शहर ने अपने सीने पर सजाई है। लेकिन आज स्वाई उम्मीद की जगह है, एक नए सफर की जगह है। यहां का बीच खूबसूरत है। मलियाना इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ लगता बॉर्डर टाउन है। यहां की जमीन बहुत जरखेज है। किसान हैं ये लोग, जमीन से गहरा रिश्ता रखते हैं।
समय एक छोटा सा शहर है, पहाड़ियों में घिरा हुआ। दिल्ली की गर्मी के बाद यहाँ की ठंडी हवा एक ऐसी राहत है जैसे सहारा में चश्मा मिल जाए। और मोबिस्से एक माउंटेन विलेज है जो समंदर की सतह से काफी ऊपर है, इसलिए यहाँ ठंडी हवा रहती है। यहाँ के सीढ़ीदार खेत और कोहरा ओढ़े पहाड़ियां एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आपने शायद सिर्फ पेंटिंग्स में देखी हो। और फिर है माउंट रामेलाओ, इस मुल्क की सबसे ऊंची चोटी, 2986 मीटर ऊंची। इसका दूसरा नाम टतामाइलाओ है। टेतुम में इसका मतलब है सबसे बुजुर्ग दादा। सिर्फ नाम ही इस जगह की पूरी हैसियत बता देता है। ये पहाड़ी सिर्फ कुदरती नहीं, ये मुकद्दस है। टिमोरीज लोग इसको स्पिरिचुअल जगह मानते हैं और 1997 में एक कैथोलिक प्रीस्ट ने समिट पर वर्जिन मैरी का एक स्टैचू नस्ब किया। तब से मार्च और अक्टूबर में हजारों टिमोरीज लोग पिलग्रिमेज के लिए वहां जाते हैं। 25,000 लोग हर साल समिट करते हैं, जिसमें 99% टिमोरीज ही होते हैं। फॉरेनर्स के लिए टूरिज्म अभी नई चीज है यहाँ। हाटोबुइली को विलेज से रात के 3 बजे ट्रैक शुरू करो और 2 से 3 घंटे में समिट पर पहुंचो सनराइज के लिए। जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उठता है और फॉरेस्ट में रोशनी फैलती है, वो लम्हा आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है जो कभी नहीं जाता। अटोरो आइलैंड दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, लेकिन जैसे बंदा किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये आइलैंड इंटरनेशनली डाइविंग के लिए मशहूर है और ये मजाक नहीं। अटोरो के कोरल रीफ्स दुनिया की बेहतरीन कोस्टल बायोडाइवर्सिटी साइट्स में शुमार हैं। समंदर का रंग ऐसा कि आंखें झपकाने का दिल ना करे। यहां से दिल्ली फेरी से जाते हैं, रफली 2 से 3 घंटे का सफर। और बिल्कुल मशरिक में इस मुल्क की आखिरी हदों पर है जेको आइलैंड। ये जजीरा मुकद्दस है टिमोरीज लोगों के लिए। यहाँ कोई नहीं रहता, कोई इमारत नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई होटल नहीं, सिर्फ जमीन, सिर्फ समंदर, सिर्फ सन्नाटा। आप वहां जा सकते हैं, बीच पर बैठ सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, लेकिन रात को रहना मना है। इसको महफूज भी रखती है। वालू बीच से ये सिर्फ 700 मीटर दूर है, लेकिन तैर के मत जाना, वहां मगरमच्छ हैं। नीनो कोनेस सेंटाना नेशनल पार्क इस मुल्क का पहला और इकलौता नेशनल पार्क मुल्क के मशरिक में है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये एक जिंदा लाइब्रेरी है जहां हर पेड़ एक चैप्टर है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ऑलिव रिडली, सी टर्टल्स, नादिर परिंदे और वो हवा जो शहरों में नहीं मिलती, ये सब कुछ यहाँ है। ये जगह उनके लिए है जो दुनिया की उस जगह का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अभी भी इंसान की पहुंच से दूर है। और ओइकसे, वो एन्क्लेव जो इंडोनेशिया के अंदर है, वो भी टिमोर लीस्ट का हिस्सा है। वहां पहुंचने के लिए या तो इंडोनेशिया से जमीन पर आओ या दिल्ली से फेरी या छोटी फ्लाइट लो। ये एक अलग, खामोश, अजीब सा इलाका है जहां अपनी ही कहानी छुपी है। अब बात करते हैं इस मुल्क की जबानों की। टिमोर लेस्ते में 2 सरकारी जबानें हैं, टेटुम और पोर्चुगीज। लेकिन टेटुम वो जुबान है जो गलियों में गूंजती है, जो माओ की लोरियों में है। पोर्चुगीज हुकूमत और किताबों की जबान है। इसके अलावा इंडोनेशियन और इंग्लिश भी दिल्ली में काफी जगह समझी जाती हैं। लेकिन ये मुल्क असल में एक लिसानी खजाना है। 30 से ज्यादा इंडिजिनस जबानें यहाँ बोली जाती हैं। सोचिए, 15 लाख लोगों का एक मुल्क और 30 से ज्यादा जबानें। टूरिस्ट के लिए कुछ जरूरी टेटुम अल्फाज जो सीखने चाहिए वो है बॉन्डिया, जो कि सुबह की ग्रीटिंग है, गुड मॉर्निंग की तरह। बोटार्डे, दोपहर को मिलना। बोनोइटे, रात के वक्त की ग्रीटिंग, जैसे गुड नाइट है इंग्लिश में। मर्द शुक्रिया अदा करते हुए कहता है ओब्रिगाडो, औरत कहती है ओब्रिगाडा। डिया कालाए यानी कैसे हो, जवाब में डियाक यानी बिल्कुल ठीक। पीसे हीरा, ये कितने का है? हाउला हातेने, मुझे नहीं पता। ताबे मीन्स गुड बाय। बस ये चंद अल्फाज और आप एक अजनबी नहीं, एक दोस्त बन जाते हैं। और टिमोर लेस्टे में दोस्त बनना सबसे बड़ी दौलत है। करेंसी का मामला एकदम अनोखा है। टिमोर लेस्टे की सरकारी करेंसी यूएस डॉलर है। 2000 में जब मुल्क आजाद हो रहा था तो उन्होंने यूएस डॉलर को अपना लिया, क्योंकि अपनी स्टेबल करेंसी बनाना उस वक्त मुमकिन नहीं था। और आज भी डॉलर ही चलता है। इस मुल्क के अपने सेंटावोस कॉइन्स भी हैं, लेकिन उनकी वैल्यू यूएस सेंट्स के बराबर है। तो प्रैक्टिकली अगर आप अमेरिकन हैं, आपको कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी। गोल्ड रेट भी रफली इंटरनेशनल रेट के मुताबिक रहता है, आजकल तकरीबन $3200 पर ट्रॉय आउंस के आसपास। लेकिन सर्टिफाइड गोल्ड शॉप्स यहां बहुत कम हैं, तो गोल्ड खरीदना मुश्किल है। अब एक बात जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी, टिमोर लेस्टे के पास एक पेट्रोलियम फंड है, एक सॉवरन वेल्थ फंड जिसमें ऑयल और गैस की कमाई जमा होती है। यह फंड 2005 में $205 मिलियन से शुरू हुआ। 2024 तक ये $18 बिलियन से ज्यादा हो चुका था। सोचिए, 15 लाख लोगों का मुल्क और $18 बिलियन का फंड। ये दुनिया के कम मुल्कों के पास है, लेकिन इस फंड से ही इस मुल्क की इकोनॉमी चलती है। 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू इसी से आता है। और ये फंड तेजी से खत्म हो रहा है क्योंकि ऑयल फील्ड्स की पैदावार थोड़ी होती जा रही है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त में, एक खजाना जो खत्म होने वाला है और उसकी जगह लेने के लिए नया जरिया अभी ढूंढना है।
प्रॉपर्टी और घर का मामला सुनिए, क्योंकि ये कुछ अलग है। फॉरेनर्स टिमोर लेस्टे में सीधा जमीन नहीं खरीद सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जमीन सिर्फ टिमोरी सिटीजन्स की हो सकती है। फॉरेनर्स को 50 साल के रिन्यूएबल लैंड यूज राइट्स मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए और सरकारी एजेंसी के जरिए प्रोसेस होना चाहिए। दिल्ली में एक सिंपल 3 कमरों वाला घर $1,50,000 से $3 लाख के दरमियान मिलता है। अपस्केल इलाकों में $5 लाख तक भी। लेकिन दूसरे शहरों बाउकाओ, मलियाना और सामे में यही घर $1 लाख से भी कम में मिल सकता है। दिल्ली में एक डिसेंट फर्निश्ड अपार्टमेंट का किराया $500 से $800 पर मंथ है। बाकी शहरों में यही अपार्टमेंट 100 से 200 में मिल जाता है। सबसे सस्ता इलाका मलियाना और समय है। सबसे महंगा दिल्ली है, क्योंकि कैपिटल है, यहाँ एक्सपैट्स भी हैं और डिमांड ज्यादा है। हेल्थ केयर का मामला ऑनेस्टली बोलूंगा, ये इस मुल्क की एक बड़ी कमजोरी है। कोई नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन सहूलियात बहुत लिमिटेड हैं। दिल्ली में कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। एक्सपैट्स के लिए इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल जरूरी है, और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इवैक्यूएशन इंश्योरेंस भी, क्योंकि अगर कोई सीरियस इमरजेंसी हो तो अक्सर डार्विन ऑस्ट्रेलिया या बाली इंडोनेशिया में ट्रांसफर करना पड़ता है। लिटरेसी रेट में इस मुल्क ने बड़ी मेहनत की है। 2001 में सिर्फ 37.6% लोग पढ़ लिख सकते थे, 2010 में 58%, 2022 में 72.5%। ये बहुत बड़ी तरक्की है सिर्फ 20 सालों में। इस मुल्क की 64.6% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये एक जवान मुल्क है लिटरली। लेकिन चैलेंज ये है कि हर साल 15,000 सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट्स और 4,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स निकलते हैं, और उनके लिए जॉब्स नहीं है। इसीलिए ऑलमोस्ट आधे टिमोरीज नौजवान ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया या यूके में काम ढूंढने का प्लान रखते हैं। रोजगार की बात करें तो इकोनॉमी प्राइमरीली पेट्रोलियम और गैस पर टिकी हुई है। कॉफी दूसरी बड़ी चीज है। अरमेरा रीजन की अराबिका कॉफी दुनिया में अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। ये ऑर्गेनिक है, नेचुरली उगती है, इटालियन और यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट होती है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो बता दें, टिमोरीज कॉफी पीने के बाद आप किसी और की कॉफी में इंटरेस्ट खो देते हैं। ये वादा है। फॉरेनर्स के लिए रोजगार ढूंढना मुश्किल है, लेकिन एनजीओज, यूएन एजेंसीज, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डाइविंग या टूरिज्म सेक्टर्स में मौके मिलते हैं। और एक बात, टिमोर लेस्टे अब 2025 में ऑफिशियली आसियान का फुल मेंबर बन चुका है। ये एक बड़ी तरक्की है जो न्यू डोर्स खोल रही है। कौमी खाना इकान सबूको है, एक ग्रिल्ड या फ्राइड फिश डिश जो लोकल मसालों और नारियल के साथ बनाई जाती है। लेकिन टिमोरीज क्विजीन सिर्फ इस डिश तक महदूद नहीं, ये एक हैरत अंगेज मिक्स है। पोर्चुगीज असर, इंडोनेशियन स्वाद और लोकल जड़ों का संगम। बतारडान एक ट्रेडिशनल स्टू है, मकई, बीन्स और कद्दू का। रोज का खाना, घरेलू, दिल को सुकून देने वाला। बेबेक रिका रिका मुर्ग की एक तीखी डिश है जो इंडोनेशियन अंदाज में बनाई जाती है। सी फूड तो है ही, ताजा मछली, झींगे, स्क्विड, समंदर के इतने करीब होने का ये एक ऑब्वियस तोहफा है। वॉरूम्स में सादा खाना $1 से $3 में मिलता है। अब सवाल आता है जहन में कि टूरिस्ट का डेली बजट कितना हो। तो एक ट्रैवलर का डेली का बजट $25 से $50 है, जिसमें वो फूड, अकोमोडेशन और ट्रैवल सब कर सकता है। मिड रेंज ट्रैवलर के लिए $100 से $150, और अगर आप डाइविंग का शौक रखते हैं तो उसका खर्चा अलग है। एक गाइडेड डाइव तकरीबन $60 से $80 का पड़ता है। ये इंडोनेशिया से थोड़ा महंगा है, लेकिन दुनिया का बेहतरीन डाइव यहां मिलता है। तो ये कीमत नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। कौमी खेल फुटबॉल है, सॉकर। लोग इस खेल को दिल से खेलते हैं। किसी भी खाली मैदान में, किसी भी गली में, कोई भी जगह खाली मिली, बॉल निकली, खेल शुरू। और कौमी जानवर, हम दोबारा उस जगह पर आ गए जहां से शुरू हुआ था, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। टीटम में इसको आबो कहते हैं, यानी बुजुर्ग या दादा। जब आप मैप पर टिमोर आइलैंड देखते हैं, उसकी शक्ल एक मगरमच्छ जैसी है, सर मशरिक में, दुम मगरिब में। और टिमोरीज लोग सोचते हैं कि वो इस जमीन पर नहीं रहते, वो अपने बुजुर्ग के जिस्म पर रहते हैं। यही वजह है कि यहां मगरमच्छ को मारना एक टैबू है, एक गुनाह है। वो आबो हैं, घर के बुजुर्ग हैं। और ये वो मुल्क है जहां नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं, रिश्तेदार माना जाता है। टिमोर लेस्टे प्रिडोमिनेंटली कैथलिक मुल्क है। 97.6% आबादी रोमन कैथलिक है। ये पुर्तगाली जमाने की विरासत है। और एक दिलचस्प बात, इंडोनेशियन कब्जे से पहले टिमोर के लोग ज्यादातर एनिमिस्ट थे। कैथलिज्म सिर्फ पार्शल थी। लेकिन जब इंडोनेशिया आया, जो प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम है, और उन्होंने इंडिजीनियस बिलीव्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो टिमोरीज ने कैथलिक चर्च को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। सकाफत की बात करें तो ये मुल्क परतों वाला है। एक तरफ पुर्तगाली 450 साल की निशानी, जुबान में, आर्किटेक्चर में, मजहब में। दूसरी तरफ इंडोनेशिया की 25 साल की याद, खाने में, अंदाज में। तीसरी तरफ इंडिजिनस टिमोरीज रूह जो सदियों से है। इस सकाफत में लूलिक का तस्वुर मरकजी है। लूलिक का मतलब है मुकद्दस या ममनू। कुछ पहाड़ियां लूलिक हैं, कुछ चश्मे लूलिक हैं। नेचर और रूह का रिश्ता यहाँ बिल्कुल जिंदा है। और ताइस, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, इस सकाफत की सबसे दिखने वाली निशानी है। हर रंग, हर डिजाइन एक कबीले की पहचान है। औरत जब ताइस बुनती है, वो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनती, वो अपने अजदाद से बात करती है। लिबास की बात करें तो मर्द और औरत दोनों के लिए ताइस ट्रेडिशनल लिबास है। औरत इसे स्कर्ट की तरह पहनती हैं, मर्द एक सैश या रैप की तरह।
मौसम के बारे में बात करें तो टीमोर लेस्टे ट्रॉपिकल है, साल भर गर्म, 2 सीजन है। जून से नवंबर ड्राई सीजन है। ये आने का सबसे बेहतरीन वक्त है। इस दौरान हवा खुशगवार रहती है, बारिश नहीं होती, समुद्र साफ और पुरसुकून मिलता है। डाइविंग के लिए सोना। टेम्परेचर 25 से 32 डिग्री के दरमियान रहता है। दिसंबर से मई बारिश का मौसम है, खासकर जनवरी से मार्च। रास्ते बंद हो सकते हैं, पानी भर सकता है, सफर मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंट्री साइड लश ग्रीन हो जाती है, एक अलग ही नजारा। यूएसए से यहां आने के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है, लेओवर लेना होगा। बाली, कुआलालंपुर, डार्विन, सिंगापुर के जरिए पूरी जर्नी 22 से 35 घंटे की है। राउंड ट्रिप टिकट $1400 से $2500 के दरमियान है। ऑफ सीजन में $1200 के करीब भी मिल सकती है। 2 महीने पहले बुक करें, ट्यूसडे या वेंसडे की फ्लाइट लें, थोड़ी बचत होती है। अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए टीमोर लीस्टे वीजा एग्जेम्प्ट है, सीधा अंदर। ज्यादातर दूसरी नेशनैलिटीज के लिए वीजा ऑन अराइवल मिलता है दिल्ली एयरपोर्ट पर, 30 दिन के लिए सिर्फ $30 कैश में। एटीएम वहां नहीं होता तो $30 कैश पॉकेट में जरूर रखें। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने होनी चाहिए। ब्लैंक पेज होना जरूरी है। रिटर्न टिकट और ठहरने का इंतजाम भी पहले से होना चाहिए। वीजा 30 दिन और एक्सटेंड हो सकता है $25 में माइग्रेशन ऑफिस से। अगर टीमोर लीस्टे की सिटीजनशिप लेना हो तो सबसे कॉमन रास्ता 10 साल की लीगल रेजिडेंसी है। साथ में टीटूम या पोर्चुगीज बोलना आना चाहिए और इस मुल्क की तारीख जाननी चाहिए। शादी के जरिए 5 साल बाद भी सिटीजनशिप मिलती है। कोई गोल्डन वीजा या इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप स्कीम अभी 2026 तक नहीं है। टिमोर लेस्टे का पासपोर्ट दुनिया में 43rd नंबर पर है। 92 मुल्कों में वीजा फ्री या ऑन अराइवल एक्सेस देता है। नए मुल्क के लिए ये कोई बुरी बात नहीं। टिमोरीज लोग दुनिया के सबसे वार्म हार्टेड लोगों में से हैं। पहले थोड़ा शाय लगते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। गांव वाले खासतर इतने मेहमान नवाज हैं कि आप सोचने लगते हैं यार यहां रह जाऊं। क्राइम रेट का सीन रियलिस्टिक तौर पर बताऊं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने लेवल 2 एडवाइजरी दी हुई है, दूसरा सबसे कम लेवल। यानी होशियार रहना जरूरी है लेकिन एक्सट्रीम डेंजर नहीं। दिल्ली में बैग स्नैचिंग और पेटी थेफ्ट होती है। रात को अकेले मत निकलो। फॉरेनर्स कभी कभी टारगेट होते हैं। होम इन्वेजन्स का रिस्क है तो लॉक जरूरी है। इमरजेंसी के लिए नंबर है 110। यहां रहने का फायदा यह है कि यह सस्ता मुल्क है, समंदर करीब है, अनटच्ड नेचर है, लोग अच्छे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ट्रांसफर टैक्स नहीं। कॉन्स ये हैं कि हेल्थ केयर लिमिटेड है, लोड शेडिंग है, इंटरनेट अनरिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फॉरेनर्स के लिए जॉब्स कम हैं। ट्रैवल टिप्स में सबसे पहली और अहम बात, टीटुम के कुछ अल्फाज सीख लें। सिर्फ ये एक चीज आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बदल देगी। दिल्ली के बाहर एडवांस बुकिंग करें या लोकल गेस्ट हाउसेज ढूंढें। रात को अकेले निकलते वक्त होशियार रहें। आम ट्रांसपोर्ट के लिए यहां माइक्रोलेट्स, शेयर्ड मिनी बसेस और बैकैक्स साइकिल रिक्शाज हैं जो सस्ते भी पड़ते हैं। दिल्ली से किसी भी शहर तकरीबन $3 से $10 का माइक्रोलेट मिलता है। हमेशा बॉटल्ड वाटर पिएं, टैप वाटर सेफ नहीं। क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े होटल्स में चलते हैं, कैश हमेशा रखें। इंटरनेट के लिए टेलीमोर या टीमो टेलीकॉम की सिम एयरपोर्ट पर मिलती है। वक्त के फर्क की बात करें तो ईस्ट टीमोर UTC+9 टाइम जोन में है, न्यूयॉर्क से 14 घंटे आगे, लॉस एंजलिस से 17 घंटे आगे। जब लॉस एंजलिस में रात के 10 बज रहे हैं, ईस्ट टीमोर में अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब बात करते हैं कौमी छुट्टियों और त्योहारों के बारे में। 1 जनवरी को यहां नया साल मनाया जाता है। 20 मई को रेस्टोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी 2002 की आजादी। 28 नवंबर को प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है यानी 1975 का आजादी का ऐलान। 30 अगस्त को पॉपुलर कंसल्टेशन डे 1999 के रेफरेंडम की याद में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस बहुत दिल से मनाया जाता है। गुड फ्राइडे और ईस्टर इस कैथोलिक मुल्क में बड़े स्केल पर मनाया जाता है। कार्निवल डे टीमोर फरवरी या मार्च में स्ट्रीट परेड्स, ट्रेडिशनल डांसेस के साथ मनाया जाता है। और एक बात जो शायद आपको हैरान करे, टीमोर लेस्टे दुनिया के उन मुल्कों में से है जहां फूड इनसिक्योरिटी अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $1,547 है। आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी गरीब है। ये एक सैड हकीकत है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस सब के बावजूद मुस्कुराते हैं, अपने मेहमान को खिलाते हैं, अपनी कॉफी शेयर करते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, और यही उनकी असली दौलत है। तो ये था ईस्ट टीमोर, वो छोटा सा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर एक डॉट लगता है, लेकिन जिसके अंदर समुंदर जितनी गहराई है, पहाड़ों जितनी बुलंदियां हैं और इंसान जितना प्यार है। ये वो जगह है जहां एक मगरमच्छ बुजुर्ग माना जाता है, जहां आजादी की लड़ाई सालों तक लड़ी गई और जीती भी गई, जहां एक जर्नलिस्ट की सीक्रेट वीडियो ने एक मुल्क की तकदीर बदल दी, जहां एक आदमी जेल से निकला और अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बना, जहां तेज के हर रंग में एक पूरी कौम की कहानी लिपटी है, जहां समुंदर के नीचे दुनिया के बेहतरीन कोरल रीफ्स हैं जिन्हें अभी तक दुनिया की ज्यादा नजर नहीं लगी। जब दिल्ली के वाटरफ्रंट पर बैठ के शाम का समुंदर देखते हैं, जब अटोरो के पानी में गोते लगाते हैं, जब माउंट रामेलाओ की चोटी पर खड़े होकर सूरज के पहले किरणों को क्लाउड फॉरेस्ट में फैलते देखते हैं, तो समझ आता है कि कुछ मुल्क सबसे बड़े नहीं होते, कुछ मुल्क सबसे अमीर नहीं होते, लेकिन कुछ मुल्क अलग होते हैं। और ये अलग होना ही उनकी असली ताकत होती है। अगर आप वो सयाह हैं जो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो अभी तक इंस्टाग्राम के फिल्टर्स में नहीं रंगा, तो ईस्ट टिमोर आपका इंतजार कर रहा है।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने पहले कभी ईस्ट टिमोर का नाम सुना था। क्या ये मुल्क आपकी बकेट लिस्ट में जगह पाने का हकदार है? हम सच में जानना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और अनजानी हैरत अंगेज जगहों की पूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, रास्ते बहुत हैं और हम मिलकर इस दुनिया को गहराई से देखेंगे।